हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक शनिवार को हम एक ऐसी क्लास लेके आते हैं जिसमें दोस्तों जो आपके नवीनतम जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम 100 क्वेश्चन लेके आते हैं प्रत्येक शनिवार को। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट लाने का, इस सीरीज लाने का दोस्तों मकसद ये है कि जिससे दोस्तों आपको क्या हो सके, आपको एक पैटर्न का पता चल सके कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हम कोशिश ये करते हैं कि जो यूके SSSC का जो लेटेस्ट पाठ्यक्रम है, जो दोस्तों जो स्नातक स्तरीय परीक्षाएं होती हैं आपकी, उसका जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम पर दोस्तों जो सिलेबस में चीज़ें लिखी हैं उसी आधार पर दोस्तों हम क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और मदद दोस्तों वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर दोस्तों आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि 2 सीरीज इससे पहले भी हमारी आ चुकी है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास हम फिर लेके आए हैं उसी पैटर्न पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, शनिवार की हमारी स्पेशल क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन, उसके बाद हमारे 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं, और लास्ट में दोस्तों हमारे क्वेश्चन होते हैं सामान्य अध्ययन के। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सीरीज की ओर, पहले हिंदी के 20 प्रश्नों में। और आप सभी को क्या करना है, आप सभी को कमेंट करना है और लगातार जुड़े रहना है हमसे। कमेंट करके दोस्तों आप लोग जुड़े रहें और अपना मूल्यांकन करें कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो अपना मूल्यांकन करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और लगभग न्यूनतम स्कोर दोस्तों आपका इस पेपर के अंदर 60 से 70 के बीच में होना ही चाहिए। यदि कम है तो थोड़ा आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, पटवारी की परीक्षाएं, एग्ज़ाम, विज्ञप्ति भी निकल चुके हैं, तो थोड़ा और मेहनत कीजिए और धार दीजिए अपनी तैयारी को। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने एग्जाम, हमारे क्वेश्चन की ओर को। तो आप लोग कमेंट करें और लाइक भी करें, कमेंट लगातार आने चाहिए आपके क्वेश्चन के आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अंतर अनुभागीय और अंतर विभागीय। अंतर अनुभागीय और अंतर विभागीय पत्राचार में प्रयुक्त कौन सा पत्र है। यानी अंतर अनुभागीय और अंतर विभागीय पत्राचार के लिए दोस्तों कौन सा पत्र प्रयुक्त होता है। परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र, शासनादेश, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, या ऑफिस मेमोरेंडम भी इसे कहा जाता है। और ऑफिस मेमोरेंडम किस प्रकार का पत्र है दोस्तों, अंतर अनुभागीय और अंतर विभागीय पत्र है। यानी एक अनुभाग, 2 से 2 अनुभागों के बीच में या 2 विभागों के बीच में पत्राचार के लिए दोस्तों कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। कोड़ में खाज मुहावरे का अर्थ है। कोड़ में खाज यानी आप देखिए असंभव कार्य करना, विपत्ति पर विपत्ति, दुर्गति होना, या भले के साथ बुरे का संग। तो दोस्तों इसका क्या हो सकता है, देखिए कोड़ में खाज। कोड़ आप सभी को पता है दोस्तों, कोड़ का मतलब होता है एक रोग है, लेप्रोसी जिसे कहा जाता है, और उसमें भी खाज यानी खुजली हो गई है। तो कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति को कोढ़ है और उसमें भी खुजली हो गई है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति उस पर पहले से है लेकिन उस पर दोबारा विपत्ति आ गई है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विपत्ति पर विपत्ति। अगला देखिए, प्रेमचंद की रचना सप्त सरोज की विधा क्या है। दोस्तों प्रेमचंद की रचना है ये सप्त सरोज। आपको ये बताना है कि इसकी विधा क्या है, ये किस विधा में लिखी गई है। कहानी संग्रह है, उपन्यास है, कविता है, या संस्मरण है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए कहानी संग्रह, उनका बिल्कुल सही है। दोस्तों ये प्रेमचंद्र का बहुत ही फेमस कहानी संग्रह है सप्त सरोज। इसके अलावा दोस्तों एक कहानी संग्रह और भी है प्रेमचंद्र का बहुत फेमस, मानसरोवर, वो भी आप लोग याद कर लें। अगला देखिए, उत्तराखंड के पथ पर नामक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों ये आपको बताना है, यहाँ पर एक कृति दी गई है उत्तराखंड के पथ पर, ये यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है। देखिए राहुल सांकृत्यायन, वीरेन डंगवाल, मंगलेश डबराल, या सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों आप सभी को पता है इनमें से कवि ऐसे हैं राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों इनकी पहचान है
यायावर कवि के नाम पर। यायावर कवि, या आप बोल सकते हैं ये घुमंतु कवि माने जाते हैं, यानी घूम घूम कर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के पथ पर यात्रा साहित्य बताना है, तो संभावना दोस्तों क्या बनती है कि राहुल सांकृत्यायन इसका सही उत्तर है, और सही उत्तर बिल्कुल है भी। ऑप्शन ए वाले जितने भी हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तराखंड के पथ पर नामक यात्रा साहित्य की रचना दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने की थी। अगला देखिए, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों वर्णमाला का। आपको बताना है उच्चारण काल। उच्चारण काल का मतलब क्या हुआ कि उच्चारण का समय, या उसी को दोस्तों कहा जाता है मात्रा। इस आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या हमारी होती है 3। कौन कौन सी? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दोस्तों 3 प्रकार के स्वर होते हैं उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला देखिए, युद्धोत्सव में कौन सी संधि होगी? यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर यदि हम पहचान करें तो आपको पता होगा कि स्वर संधि भी आपके सिलेबस में है, केवल स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी दोस्तों अयादि संधि आपके सिलेबस में नहीं है। अब पहचान की बात करें तो दोस्तों ओ कहां पर आता है? स्वर संधि के अंदर ओ आता है कहां पर? गुण संधि के नियम के अंदर। तो गुण संधि का यदि हम दोस्तों इसको तोड़ने की कोशिश करें तो इसके अंदर 2 सार्थक शब्द आपको मिलेंगे, युद्ध धन उत्सव। युद्ध धन उत्सव। आप देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ है। इसका पहला वर्ण क्या है? उ है। तो अ धन उ बराबर दोस्तों क्या होता है? ओ होता है। तो ये बन जाएगा युद्धोत्सव। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? यह गुण संधि। तो दोस्तों यहाँ पर गुण संधि है नहीं, आप यहाँ पे गुण संधि कर दीजिए। ये विकल्प में गुण संधि आ नहीं पाया तो यहाँ पर ये गुण संधि हो जाएगा दोस्तों। किसके अंदर? युद्धोत्सव में हमारा गुण संधि है। यहाँ पर विकल्प में दोस्तों गलत हो गया थोड़ा, तो इसको गुण संधि कर लें। अगला देखिए क्वेश्चन, नेपाली भाषा पहाड़ी हिंदी की किस भाग की भाषा है? दोस्तों पहाड़ी हिंदी के भी 3 पार्ट किए गए हैं। यदि हम पहाड़ी हिंदी को बांटना चाहें तो पहाड़ी हिंदी को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और दोस्तों एक है हमारा पश्चिमी पहाड़ी। तो कौन कौन सा? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंदर दोस्तों कौन सा आता है? जौनसारी आती है मुख्य बोली, जौनसारी, हिंदी की जौनसारी। और मध्य के अंदर दोस्तों क्या आती है? कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली दोस्तों मध्य पहाड़ी के अंदर आती है। और नेपाली, खसकुरा और गोरख्याली, नेपाली, खसकुरा और गोरख्याली दोस्तों हमारी पूर्वी पहाड़ी हिंदी के अंदर आते हैं। तो हमारी नेपाली भाषा पहाड़ी हिंदी की किस भाग की भाषा है? तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी पहाड़ी हिंदी। अगला देखिए, संतो भई आई ज्ञान की आंधी पंक्तियों में अलंकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए संतो भई आदि आई ज्ञान की आंधी। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोलना चाह रहे हैं? ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान की आंधी, या आप इसको ये बोल सकते हैं ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान रूपी आंधी। यानी दोस्तों ज्ञान और आंधी में कोई अंतर नहीं है, यानी ये दोनों एक ही चीज हैं, ज्ञान की आंधी या ज्ञान रूपी आंधी। तो दोस्तों यहां पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। इसकी दोस्तों इसको यही मान लिया गया है, उपमेय को उपमान, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर दोस्तों हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। यदि ज्ञान सी आंधी होता, यदि ऐसा होता दोस्तों, संतो भई आई ज्ञान सी आंधी। अब सी का मतलब दोस्तों क्या है? सी जहां भी आता है इसका मतलब होता है तुलना के सेंस में, तुलना करना। तो सी जैसे ही आता है दोस्तों हमारा अलंकार बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यदि ज्ञान सी आंधी होता तो हमारा इसके अंदर दोस्तों क्या होता? उपमा अलंकार होता तुलना के लिए। लेकिन यहाँ सी नहीं है, यहाँ ज्ञान की आंधी है, यानी ज्ञान की आंधी आ रही है, इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। या आप बोल सकते हैं ज्ञान रूपी आंधी आ रही है, तो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचाली किस बोली का अन्य नाम है? दोस्तों आपको बताना है कि जो पंचाली है ये किसका अन्य नाम है, तो हमारा सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्नौजी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? पांचाली कहा जाता है। और कन्नौजी आप सभी को पता होगा पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, उनमें से एक दोस्तों हमारी कन्नौजी भी है। अगला देखिए, या तो मोहन जाएगा या मदन रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है?
दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई दे, या डॉट डॉट या, इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे, या डॉट डॉट या, यानी आपको बीच में दोस्तों इसमें फिल करना है, या तो राम जाएगा या मोहन जाएगा, या तो मैं ये लूंगा या मैं वो लूंगा। तो जब भी इस प्रकार से या डॉट 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 या वाली आपको कंडीशन दिखाई दे तो तब दोस्तों आप समझ जाना इसके अंदर दोस्तों किस प्रकार का वाक्य होगा, संयुक्त प्रकार का वाक्य होगा। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, निम्न में आगत उपसर्ग नहीं है। दोस्तों आगत उपसर्ग भी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं तत्सम उपसर्ग, एक होते हैं दोस्तों हमारे तद्भव उपसर्ग, और एक होते हैं दोस्तों हमारे आगत उपसर्ग। तत्सम का मतलब है संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव का मतलब है संस्कृत के उपसर्ग तो हैं लेकिन उनका रूप चेंज हो गया है, बदल गया है हिंदी भाषा के विकास क्रम के दौरान। आगत का मतलब है ऐसे उपसर्ग जो विदेशी मूल की भाषाओं से हिंदी भाषा के अंदर आए हैं। अब देखिए ला दोस्तों हमारा आगत उपसर्ग है। ला आपने देखा होगा ला इलाज, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ला इलाज। और ला का मतलब होता है दोस्तों नहीं, ला इलाज का मतलब है जिसका इलाज नहीं है। ला जवाब का मतलब हुआ जिसका जवाब नहीं है। हम देखिए हम सफर, हम भी दोस्तों हमारा आगत उपसर्ग है। हम का मतलब होता है साथ, हम सफर का मतलब क्या हुआ, जो सफर में साथ हो। गैर भी दोस्तों हमारा आगत उपसर्ग है। गैर कानूनी आपने सुना होगा, तो गैर का मतलब भी दोस्तों नहीं होता है। और दोस्तों हमारा ऑप्शन डी देखिए पूरा हमारा दोस्तों तत्सम उपसर्ग है। तत्सम उपसर्ग, तत्सम का मतलब है संस्कृत का उपसर्ग, यानी जैसे आपने पुरा देखा होगा, पुरातन हो गया, पुरा पाषाण काल हो गया, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती किसकी पंक्तियां हैं, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या जयशंकर प्रसाद। दोस्तों बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, ये बताइए इनका आंसर क्या होगा, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या जयशंकर प्रसाद। तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अगला देखिए, जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता वाक्य में उपवाक्य का प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा वह पढ़ाती है, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है। देखिए जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता किस प्रकार का उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात क्या हुई है, जैसा वह पढ़ाती है। अब पढ़ाना क्या है, पढ़ाना दोस्तों क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। अब जैसा वह पढ़ाती है का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाने की विशेषता बताई जा रही है। पढ़ाने की क्या है, विशेषता बताई जा रही है कि जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता। ये हमारे दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक प्रकार से एग्जाम्पल है। रीतिवाचक, आप क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है कि जैसा वह पढ़ाती है, यानी उसका जो मेथड है पढ़ाने का वैसा कोई नहीं पढ़ाता। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिनका भी डी है दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए, वह चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा वाक्य में रेखांकित पद क्या है। दोस्तों रेखांकित क्या है, चलती हुई रेखांकित है। अब आपको बताना है कि चलती हुई क्या है, समापिका क्रिया है, असमापिका क्रिया है, समस्त क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखिए क्रियाएं दोस्तों यहां देखिए संपन्न होने के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया का मतलब है ऐसी क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त करती हैं। ये वाक्य दोस्तों यहां से यहां तक है। अब यहां पर देखिए कूद पड़ा, ये कूद पड़ा दोस्तों ये भी क्रिया है और ये दोस्तों वाक्य को समाप्त कर रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारी समापिका क्रिया हो जाएगी। अब यहां पर देखिए चलती हुई, ये भी दोस्तों हमारा एक क्रियापद का एक प्रकार का रूप है, क्रिया रूप है, लेकिन दोस्तों इसने वाक्य को समाप्त नहीं किया है, बल्कि ये वाक्य के अंदर कहीं और प्रयुक्त है, वाक्य के बीच में प्रयुक्त है। तो ऐसी क्रियाओं को दोस्तों कहा जाता है असमापिका क्रिया, यानी जो क्रियाएं वाक्य को समाप्त नहीं करती हैं, यानी वाक्य के अंत में न होके कहीं और जगह पे होती हैं, या फर्स्ट में होंगी या आपको बीच में मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी क्रियाओं को दोस्तों कहा जाता है असमापिका क्रिया। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलती हुई क्या है, हमारा असमापिका क्रिया है, क्योंकि ये क्रिया वाक्य का अंत नहीं कर रही है। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आपको बताना है कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है।
कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है? कोई, कुछ, किसी और क्या। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि अनिश्चय सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? कोई नहीं है, कुछ नहीं है, किसी नहीं है या क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द नहीं है, बल्कि क्या हमारा दोस्तों क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। तो ऑप्शन ये हमारे 3 के 3 दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को दिया गया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को दिया गया था? तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही है, हिम तरंगिणी दोस्तों वो कृति थी। 1955 ईयर की बात है, तो 1955 में दोस्तों हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी कृति को मिला था। तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों इनका बिल्कुल सही है। और आप लोग कमेंट करें कि हिम तरंगिणी कृति किस कवि की है, इसका सही आंसर आप लोग दें। अगला देखिए, सोना किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? 7वां क्वेश्चन देखिए कि सोना किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या संख्यावाचक? ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सोना हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। सोना के अलावा लकड़ी, प्लास्टिक, इस प्रकार की चीजें या द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञाएं होती हैं दोस्तों, जैसे पानी हो गया, दूध, घी, दही, मक्खन, इस प्रकार की चीजें दोस्तों द्रव्यवाचक के अंदर आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। अगला देखिए, सभा में सैकड़ों लोग मौजूद थे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? दोस्तों यहां पर देखिए रेखांकित पद क्या है, हमारा सैकड़ों को अंडरलाइन किया गया है। तो आपको बताना है कि जो सैकड़ों है ये व्याकरण के अनुसार क्या है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहली बात है पीछे लोग है, लोग से पहले क्या है? सैकड़ों है। तो लोगों की विशेषता बताने के लिए दोस्तों सैकड़ों का प्रयोग किया गया है। तो सैकड़ों, एक तो पहला आपको बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये विशेषण शब्द है। अब विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा विशेषण शब्द ये होगा? देखिए सबसे पहले सैकड़ों क्या है दोस्तों? हमारी एक संख्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब संख्या भी दोस्तों सैकड़ों कैसी संख्या है? अनिश्चित वाचक संख्या है। सैकड़ों से आपको पता नहीं चल रहा है कि संख्या में लोग कितने होंगे, 100 तो होंगे, लेकिन 100 से ज्यादा कितने हैं ये आपको पक्का पता नहीं चल रहा है इस कथन से। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, समाचार पत्र लेखन की लोकप्रिय विधा क्या है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया आपको फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में। समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? देखिए उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, टेढ़ा पिरामिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट करें, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। समाचार जब लिखा जाता है तो समाचार लिखने की दोस्तों एक तरीका होता है, इस प्रकार से दोस्तों उसकी आकृति बनती है। देखिए ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, इसे कहा जाता है हमारा उल्टा पिरामिड। पिरामिड किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। लेकिन समाचार लिखते हुए दोस्तों हम एक अलग प्रकार की शैली का यूज करते हैं, उसे कहा जाता है उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड का मतलब है दोस्तों इस प्रकार की आकृति। देखिए सबसे पहले इसको कहा जाता है इंट्रो, और बीच वाले को दोस्तों कहा जाता है बॉडी, और लास्ट वाले को दोस्तों कहा जाता है कंक्लूजन, इस प्रकार से। तो सबसे पहले दोस्तों समाचार लिखते हुए जो हमारा इंट्रो होता है, इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, बॉडी में उससे कम महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, और लास्ट में दोस्तों हमारा जो कंक्लूजन होता है उसमें उससे भी कम महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका, उल्टा पिरामिड। जिनका भी सही उत्तर है तो दोस्तों वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला देखिए, संचार शब्द, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। संचार शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको ये बताना है कि जो संचार शब्द है ये किस धातु से बना है। तो दोस्तों ये बना है इस प्रकार से, समधनचर। संस्कृत की एक धातु है चर। चर का मतलब है दोस्तों लगातार गतिमान रहना या इधर उधर संचार घूमते रहना, इस प्रकार की चीजें। तो संचार शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, चर धातु से बना है। और इसमें एक उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा है, तो सम में चर जोड़कर दोस्तों हमारा बना है शब्द संचार शब्द। तो दोस्तों हिंदी के हमारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन यहीं तक हैं। अब आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं दोस्तों पंकज सर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन लेकर। तो आप लोग दोस्तों बने रहिए और लाइक भी करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। तो दोस्तों हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। और
हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों ने कर लिए हैं, तो अब थोड़ा सा आराम भी कीजिए, अपने साथ चाय चुई की व्यवस्था भी रखिए भाई। आज की जो जबरा क्लास है, जबरा क्लास में आप सभी को पता है ज़बरदस्त हम प्रश्न लेकर आते हैं और इसमें पूरा एक तरह से जो 100 प्रश्नों का जो पैटर्न है यानी कि यूके ट्रिपल एससी का, उसी के आधार पर हम लोग इसको लेकर आते हैं। इनमें से दोस्तों हमारी 2 जबरा क्लास पहले हो चुकी है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है जिन लोगों ने, तो वो जाकर उनको भी अवश्य देख ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जो आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, डेफिनेटली उनमें आपको इनसे लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो आज के जबरा क्लास है, इसके 20 क्वेश्चन आपको हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। साथ साथ में भाई चाय भी पीते रहिए, मौसम बहुत अच्छा है, जो खासतौर से देहरादून में, पहाड़ों में तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत मौसम रहता है, जो देहरादून में भी है, देहरादून में भी 2-3 दिन से मौसम बहुत ही मस्त रह रहा है। तो ऐसे में चाय भी पीते रहिए और साथ में हमारी इस जबरा क्लास का आनंद भी लेते रहिए। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपसे एक विनती है कि भाई वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग इस समय नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसमें दोस्तों, क्योंकि जबरा क्लास है, 100 प्रश्न हम सैटरडे को लेकर आते हैं, तो इसमें कम समय में हम लोगों को ये पूरे प्रश्न कवर करने होते हैं। बस आपको सिर्फ यहाँ पर अपना मूल्यांकन करना है, यहाँ पर ज्यादा हमें समय नहीं मिलता है कि हम आपको पूरे प्रश्नों को समझाएं। आप लोग बस अपना मूल्यांकन करते रहे, उनका जवाब देते रहे और हमारे साथ बिल्कुल रफ्तार के साथ आगे बढ़ते रहे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने उत्तराखंड में पहले प्रश्न की। देख लीजिए, उत्तराखंड में 40 प्रश्न आते हैं, सभी लोगों को पता है, 20 हिंदी के रहते हैं, 40 उत्तराखंड के, और कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। जिन लोगों का उत्तराखंड और हिंदी मजबूत होता है, 100% सिलेक्शन की दावेदारी वो लेता है। जिनका हल्का सा हिंदी कमजोर है, हल्का उत्तराखंड कमजोर है, आप मानकर चलिए आप बहुत पीछे हो जाओगे। जीएस इतना देखो, जीएस सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो इन दो की है, मेरिट कितनी जाती है आप मेरिट देख लीजिए, मुश्किल से मुश्किल 60 से 65 70 तक जाती हैं और 60 नंबर का इन्हीं दो का खेल है। अगर आप इनमें अच्छे नंबर लेकर आते हैं, 55 तक नंबर पहुंचाते हैं या 50 के अंदर रहते हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन दे चलते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं लेट ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है यहां पर कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा अल्मोड़ा में कब की गई थी। डिबेटिंग क्लब आपसे पूछा गया है और ज्यादा कोई कठिन नहीं है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। आप लोगों को बस अपना कमेंट बॉक्स में रफ्तार के साथ अपने जवाब देने हैं और आपको बताना है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा अल्मोड़ा में कब की गई थी। ऑप्शन देख लीजिए, 1870, 1871, 1872, 1873। बिल्कुल करीब है सारे के सारे ऑप्शन और इतने ज्यादा कठिन भी नहीं है। जो लोग आप लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए के साथ 1870, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि 1870 में जो बुद्धि बल्लभ पंत जी थे, इन्हीं के नेतृत्व में काफी लोग इसमें शामिल हुए थे और इन्होंने जो है इस डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। और इसका जो दोस्तों उद्देश्य था, आप सभी लोग जानते हैं कि वहां की जो समस्याएं थी, क्षेत्रगत समस्याएं, पहले उनको सामने लाना था और इस आधार पर जो है धीरे धीरे इस डिबेटिंग क्लब ने पूरे बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि किसके संरक्षण में ये डिबेटिंग क्लब शुरुआत हुई इसकी। तो उस समय जो चंद राजवंश के एक राजा थे, हालांकि चंद राजवंश समाप्त हो गए, लेकिन उनके राजा जो चले आ रहे थे वंशज भीम सिंह जी, तो उनके संरक्षण में ये डिबेटिंग क्लब चल रही थी। तो आपको याद रखना है 1870, और इसी डिबेटिंग क्लब का परिणाम था 1871 में दोस्तों जो पत्र निकला था, एक साल बाद शक्ति समाचार पत्र, शक्ति निकला था अल्मोड़ा, तो आप लोग इसको भी देते रहे। बाकी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इस डिबेटिंग क्लब ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन और दूसरा प्रश्न है हमारे पास, रैमजे कॉलेज की स्थापना सन 1871 में कहां पर की गई थी। देखो लगातार 1870 में डिबेटिंग क्लब, 1871 ऐसे भी याद करते रहो, 1871 में कहां पर की गई थी। रैमजे कॉलेज आपसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन में आपके सामने अल्मोड़ा है, चंपावत है, चमोली है और नैनीताल है दोस्तों। तो आपको इनमें से अपना जवाब देना है, ये भी ज्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। जिन लोगों ने अच्छे से कमिश्नरों को भी पढ़ा होगा, देखो इस समय की अगर हम लोग बात करें तो हेनरी रैमजे जी इस समय चल रहे हैं और ये वो दौर है जब नैनीताल शिक्षा का हब था, लेकिन दोस्तों इसी दौरान जो है अल्मोड़ा को भी शिक्षा का हब बनाया जा रहा था और तो फिर वहां पर अल्मोड़ा में ये रैमजे कॉलेज को स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए अल्मोड़ा में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास और तीसरा क्वेश्चन है ग्राम विकास संस्थान ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, रुद्रपुर है आपके पास, किच्छा है, भीमताल है, धारचूला है।
जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने हैं। आज बिल्कुल भी जबरा क्लास में आपको देरी नहीं करनी है भाई। हम लोग रोज आते हैं 9 से 10 बजे, आपको वहां पर समझाते हैं, ठीक है। वहां पर हम अच्छे प्रश्न लाते हैं, तो वहां अच्छे से डिटेल से। लेकिन ये जबरा क्लास है। जबरा क्लास का मतलब है कि हफ्ते में आपको अपना मूल्यांकन करना है कि क्या आपकी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। तो ऑप्शन प्रश्न देखो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। पूछा है ग्राम विकास संस्थान कहां पर है, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर दोस्तों ऑप्शन ए रुद्रपुर में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हमारा उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारे पास, और चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुर्खियों में भी रहा दोस्तों, यानी कि लाता तपोवन परियोजना किस नदी पर स्थित है। लाता तपोवन, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो ये तपोवन परियोजना है ये किस नदी पर बन रही है ना। अब इस पर काम करना भी शुरू हो गया। हालांकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस पर जो है नुकसान भी हुआ था, एक बहुत बड़ी तबाही हुई थी पिछली साल। तो आपको बताना है भागीरथी नदी पर, अलकनंदा पर, गंगा पर, यमुना नदी पर, इनमें से एक आपको बताना है कि लाता परियोजना ये किस नदी पर है, तपोवन परियोजना। तो दोस्तों सिंपल सा है, ऑप्शन बी यानी कि अलकनंदा नदी पर, और ये जोशीमठ में है। इसके अलावा दोस्तों 520 मेगावाट का ये हमारे पास प्रोजेक्ट भी है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो रेनी वाली आपदा आई थी उस आपदा में इसमें भी नुकसान हुआ था, लेकिन अब फिर से इस पर काम चल पड़ा है और अब इसने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। तो याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला है पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल सांस नहीं लेनी है, फटाफट से आपको ये क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, अपने आप को परखना है। चंडी प्रसाद भट्ट जी, आपको पूछा है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ है। ऑप्शन देखिए 1934, 1938, 1935, 1936, और इसमें ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी हस्ती है और क्वेश्चन इनसे ये बन चुका है। जो लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए में, यानी कि 1934 में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, और गोपेश्वर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म 1934 गोपेश्वर में। अगर कभी पूरी तिथि पूछे तो 23 जून को, ये तो 23 जून को याद रखिएगा, 23 जून 1934 गोपेश्वर में ये जन्मे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये मैंने फिर से पूछा है, मैंने पिछले उसमें भी आपसे पूछा था इस तरह का क्वेश्चन, कपाट बंद हो जाने पर केदारनाथ की पूजा कहां पर होती है, या फिर केदारनाथ की डोली कहां पर जाती है। भाई कपाट बंद होते आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड में शीतकाल में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, और पहाड़ों में कहां इतनी ऊंचाई पर ये मंदिर बने हैं हमारे, ऐसे में इनका जो है शिफ्टिंग होता है, यानी कि इनके जो है आवास परिवर्तन होते हैं, तो ये दूसरी जगह आते हैं और वहां पर इनकी पूजा होती है। तो यहां पर आपको बताना है जोशीमठ है, खरसाली है, आपको मुखवा ग्राम है, ऊखीमठ है, इनमें से आपको एक राइट आंसर देना है जहां पर केदारनाथ की डोली जाती है। फटाफट से अपने जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यहां पर दोस्तों सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और जो लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी में यानी कि ऊखीमठ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि ऊखीमठ में ही केदारनाथ की डोली लेकर आई जाती है। यहां पर देखिए जोशीमठ, जोशीमठ में दोस्तों यहां पर नरसिंह मंदिर बना हुआ है, यहां पर लाई जाती है बद्रीनाथ मंदिर की डोली। अगला आपको दिख रहा है खरसाली, खरसाली में लाई जाती है यमुनोत्री की। अगला है मुखवा ग्राम, और मुखवा ग्राम में गंगा माता का मंदिर है, यहां पर आती है यानी कि गंगा माता गंगोत्री, ठीक है। तो ये आपको चारों धामों के यहां पर मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन सी कहां पर जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कहां गया, हाँ सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब दिया गया। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया है, और ऑप्शन आपके पास 2010, 2012, 2011 या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और दो बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। आपको बताना है क्योंकि परिमार्जन नेगी जी बहुत ही सुर्खियों में रहे थे, समझ गए आप। तो इसका आपको जवाब देना है। बहुत ही कम उम्र के, लगभग 93 के आसपास का इनका जन्म है, इतनी कम उम्र में भी इन्होंने बड़ी बादशाहत हासिल की है। तो दोस्तों 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और बाकी शतरंज के ये खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर दसल्य बोली, आठवां क्वेश्चन देखिए आप, दसल्य बोली, यहां पर जोड़ दीजिए, दसल्य बोली किस जनपद में बोली जाती है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब आने चाहिए। पूछा क्या है, दसल्य बोली किस जनपद में बोली जाती है, एकदम से क्लिक करना चाहिए। और जिन लोगों ने भाई देखो चाय अपने पास रखिए, आराम से चाय का मजा लीजिए, और चाय के साथ साथ चुस्कियों के साथ साथ इनके जवाब भी देते रहिए। ऑप्शन देखो, चमोली है, चंपावत है, अल्मोड़ा है, या नैनीताल। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। आपसे पूछा है कि दसल्य बोली कहां पर बोली जाती है, तो दोस्तों दसल्य बोली चमोली में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नौवां क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है
कि गोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल के द्वारा कब करवाई गई थी, है ना। जयमल जी के द्वारा जो गोड़ाखाल प्रसिद्ध स्कूल है सैनिकों के लिए, सैनिक स्कूल, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, और आप लोग जानते हैं नैनीताल में है। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर 1966 में है, अगला है 1976, 1866 या फिर 1876। इनमें से आपको इसका जवाब देना है, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो आप लोग जा रहे होंगे किसके साथ, कमेंट बॉक्स में जवाब आपके आने चाहिए। देखो जबरा क्लास में आपके अंदर जोश बना रहना चाहिए, इसका नाम ही तभी है जबरा क्लास, यानी कि जबरदस्त क्लास है, और इसमें आपकी एनर्जी का लेवल बिल्कुल चरम उत्कर्ष पर होना चाहिए। एकदम से आपके कमेंट बॉक्स में जवाब छूटने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब रफ्तार के साथ देते रहे, और जो लोग जा रहे होंगे यानी कि 1966 में, मार्च 1966 में इसे दोस्तों स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, तो जयमल सिंह जी के द्वारा इसे गोड़ाखाल में सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये आप समझ गए होंगे, यानी कि 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, वीरणेश्वर मंदिर ये किस जनपद में स्थित है, इसको आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीरणेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, ऑप्शन है चमोली, नेक्स्ट है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे। मंदिर है और सिंपल सा है, आपको इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। जो इसमें दोस्तों जा रहे हैं ऑप्शन बी में, अल्मोड़ा में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसके अलावा एक वीरणेश्वर मंदिर दोस्तों पिथौरागढ़ में भी है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर पिथौरागढ़ में ऑप्शन दिया होता तो वो भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपसे अल्मोड़ा पूछा है, तो वीरणेश्वर मंदिर ये अल्मोड़ा वाला मैंने आपसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11वां क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, और 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये पेपर में आ चुका है, समझ गया आप, पेपर में पूछा हुआ है, यानी कि वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया उसे कहा जाता है। भाई आप लोग जो है, हम लोग अधिकांश लोग पहाड़ों में निवास करते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी भूमि होती है जिसका बंटवारा नहीं होता, किसी को भी नहीं होती, ना इसकी ना उसकी, तो ऐसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं। अगर नॉर्मली आप मेरा हिंट समझ गए होंगे तो आप लोग इसका आसानी से जवाब दे रहे होंगे, संजाति, खैकर, दोयम, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है ना ऐसी भूमि, यानी कि इस भूमि को संजाति भूमि कहते हैं। आप लोग पहाड़ों में रहते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी भूमि को हम लोग कहते हैं कि यार इस भूमि में सब, हम भी अपने गाय बैल लेकर जाते हैं, दूसरे भी लेकर जाते हैं, तो वो भूमि संजाति होती, किसी की भूमि नहीं है, ना उनकी ना हमारी, तो उस भूमि को संजाति भूमि में, यानी कि सभी की वो भूमि होती है। तो याद रखिएगा, जिस भूमि का बंटवारा नहीं किया गया हो वो आती है संजाति भूमि में। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, सोर का विजेता किस चंद शासक को कहा जाता है। बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा आपको इसमें, फटाफट से इसका जवाब देना है। गरुड़ ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मी चंद, जगत चंद। मेरे साथ बिल्कुल इसी स्पीड के साथ आपके जवाब आने चाहिए। पूछा है कि सोर का विजेता, सोर पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र, सोर का विजेता किस चंद शासक को कहा जाता है। ऑप्शन है गरुड़ ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद, आपके पास लक्ष्मी चंद, जगत चंद। और दोस्तों जिन लोगों के कमेंट बॉक्स में जवाब आ रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन है गरुड़ ज्ञानचंद, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। गरुड़ ज्ञानचंद यानी कि जिनके नीलू कठाई जी सेनापति थे, उन्होंने नीलू कठाई जी की मदद से पूरे के पूरे सोर क्षेत्र वाले को, हिस्से को भी जीत लिया था, इसीलिए सोर का विजेता इन्हीं को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बहुत सारी विजय हासिल की थी, तराई वाले क्षेत्र को भी पहली बार अपने साम्राज्य में मिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, प्रश्न 13, भवाली में स्थित टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, यानी कि टीबी सैनिटोरियम पूछ रहा है जो भवाली में स्थित है, और ऑप्शन आपको पीछे दिए गए हैं। ऑप्शन आपको दिख भी रहे होंगे, 1925, 1912, 1928, 1927। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में रफ्तार के साथ देते रहिए। देखो स्पीड आपकी चरम उत्कर्ष पर होनी चाहिए। आज आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि सर आप बहुत ही स्पीड के साथ जा रहे हैं। इसका नाम ही जबरा क्लास है, और इस जबरा क्लास में भाई आप लोगों को पूरी एनर्जी के साथ जो है काम करना है। तो जवाब देते रहिए। जिन लोगों का कमेंट बॉक्स में जवाब आ रहा होगा ऑप्शन बी यानी कि 1912, वो जा रहे होंगे बिल्कुल सही। तो याद क्या रखना है कि टीबी सैनिटोरियम जो हमारा भवाली में है, नैनीताल में, इसे कब स्थापित किया गया, 1912 आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, और 14वां क्वेश्चन देखिए भाई, कुमाऊं में फलों का कटोरा किसे कहा जाता है। कुमाऊं में फलों का कटोरा, यहां पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए, और दूसरा जो मेरे शब्द है ये आपके कानों में गूंजने चाहिए, प्लस दिमाग में गूंजने चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं फलों का कटोरा, जब दिमाग में जाएगा, जब आप लाइव अवस्था में होगे, तभी आप इनको अच्छे से कर पाएंगे, वरना अगर आप ख्वाबों में डूबे हुए तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको बिल्कुल लाइव अवस्था में रहना है, मेरी आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि फलों का कटोरा किसे कहा जाता है कुमाऊं में। भवाली को, रामगढ़ को, नैनीताल को, भीमताल को,
तो इसका जवाब आप लोग दे रहे होंगे। और जो लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी के साथ, रामगढ़ के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। रामगढ़ को कुमाऊं में यानी कि फलों के कटोरे के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15वां क्वेश्चन, बिल्कुल स्पीड के साथ बने रहिए। और 15वां क्वेश्चन देखिए, बरमी कसनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? बरमी कसनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, उत्तरकाशी में है, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं है। बरमी और कसनी, पेपर में बरमी बुग्याल बहुत बार पूछा जाता है। जिन लोगों ने नॉर्मली बरमी भी याद किया होगा तो वो आसानी से इसका जवाब सही दे रहे होंगे। और जो लोग जा रहे होंगे कहां पर, ऑप्शन बी में जा रहे होंगे, वो बिल्कुल इसमें सही जा रहे हैं। तो याद रखिए अभी से, बरमी कसनी बुग्याल किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग जनपद में है। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल भी इसमें देरी ना किया जाए, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय, एकमात्र है जो क्षय रोग के लिए काम करता है। उत्तराखंड में एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन रानीबाग, भीमताल, द्वाराहाट, भवाली। इनमें से आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। और उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, और इस तरह के क्वेश्चन जो नए लोग हैं जिनकी तैयारी नहीं है उन लोगों को समस्या होगी, लेकिन वो मेरे साथ आराम से एंजॉय करें और इनको सीखने का प्रयास करें। जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों। ऑप्शन डी जो जा रहे हैं यानी कि भवाली, भवाली में हमारे पास एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि कुष्ठ जो आश्रम है या कुष्ठ रोग चिकित्सालय है, ये भी हमारे पास एकमात्र यहाँ पर, वैसे तो अब बहुत सारे बन गए, हरिद्वार में बहुत सारे, लेकिन जो बहुत ही प्राचीन पहले से बना हुआ आ रहा है वो भी कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में। याद रखिएगा हेनरी रैमजे ने लगभग 1854 में इसको स्थापित किया था। तो क्षय रोग भवाली में, कुष्ठ आश्रम जो है ये अल्मोड़ा में है, हेनरी रैमजे के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आगे बढ़िए, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखिए, रामनवमी आभूषण, रामनवमी आभूषण दोस्तों, आभूषण से क्वेश्चन आ गया है। आभूषण में अब अगर आप लोगों को दोस्तों कोई दिक्कत है तो आप मेरी वीडियो को देखिए, कल मैंने आभूषण पर पूरी डिटेल से वीडियो लेकर आया हूं। हाँ, मैंने भोटिया जनजाति या जनजातियों के आभूषण नहीं लाए हैं, उसकी वीडियो में अलग से आपके सामने लाऊंगा, लेकिन उत्तराखंड के जो परंपरागत आभूषण है जो चले आ रहे हैं उसकी पूरी डिटेल से वीडियो आपके सामने ला चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर प्ले लिस्ट में जाइए यूट्यूब के, वहां पर उस वीडियो को देखिए, पूरा मैंने अच्छे से उसको समझाया है। तो अगर आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा तो ये रामनवमी जो आभूषण है मैंने वहां पर डिटेल से समझाया है। यहां पर मैं इस पर ज्यादा बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। जिन लोगों ने पढ़ा है वो अच्छे से इसका जवाब भी दे रहे होंगे कि कहां पर पहना जाता है। जिनने नहीं पढ़ा है वो वहां पर अवश्य वीडियो में जाए। दोस्तों जो लोग जा रहे हैं गले में रामनवमी, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। कुमाऊं वाले क्षेत्र में रामनवमी कहते हैं इस आभूषण को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 18वां क्वेश्चन है, और 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना आपसे पूछ रहा है, और पहली बार नहीं पूछ रहा हूं, ये पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो जिनमें मैं स्पेशली आपको कहता हूं पेपर में आया हुआ, उन पर फोकस थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, आप लोग जानते हैं, तो खासतौर से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं जो इस तरह से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चनों को जब मैं पढ़ता हूं उस समय भी ध्यान से सुना करो और इसको नोट भी क्या करो। क्या पूछ रहा हूं कि उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, ऑप्शन देख लीजिए 2001, 2002, 2004, 2005, जो ऑप्शन में जा रहे होंगे सी के साथ यानी कि 2007 के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड संस्कृति एवं जो कला परिषद है ये 2004 में दोस्तों स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, किस पवार शासक ने पहली बार चंद शासक को गढ़वाल में शरण दी थी? मतलब ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि जब, क्योंकि चंद और पवार राजवंश के बीच कहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि भाई इन्होंने आपसी में जो है अच्छे संबंध रहे हो, बहुत कम, बिल्कुल कहीं कहीं ऐसा दिखता है, बाकी तो दे दनादन, इधर से वहां आक्रमण, वहां से यहाँ आक्रमण। तो ऐसा पहली बार देखने को मिला कि जब किसी पवार शासक ने किसी चंद शासक को भी संरक्षण दिया या सहायता दी और उसे गद्दी पर बैठाने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसा एक बार हुआ था, बाकी एक बार दोबारा भी ऐसा हुआ, लेकिन आपको पहली बार बताना पहली बार कब हो। कीर्ति शाह के समय, प्रताप शाह के समय, भवानी शाह के समय, या फिर इनमें से किसी के समय नहीं। और मुझे पता है कि आप लोग जा रहे होंगे बिल्कुल डी के साथ, इनमें से कोई नहीं, और आप लोग बिल्कुल सही भी जा रहे होंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर है श्याम शाह। ये जो श्याम शाह जी हैं जब ये गद्दी पर बैठे थे श्याम शाह, तो उस दौरान दोस्तों इनके जो, अगर अब कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में इस समय त्रिमलचंद गद्दी पर बैठे थे।
तो त्रिमल चंद गद्दी पर नहीं बैठे थे, लेकिन इस समय शहंशाह के समय कुमाऊं में बहुत ही अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब है कि वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो चंद राजवंश के जो आगे वंशज थे उन सबको मारा जा रहा था, किसी को जहर देकर, किसी को किस तरह से। तो उन्हीं में से दोस्तों त्रिमल चंद भी थे। तो त्रिमल चंद उस दौरान भागकर जान बचाकर सीधा गढ़वाल में आए थे और इनसे इन्होंने शरण मांगी थी। इन्होंने शरण भी दी थी, प्लस वहां पर जो ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसे भी समाप्त किया किसने? शहंशाह ने, और इन्हें गद्दी पर भी बैठा दिया था। तो आगे चलकर जब महीपति शाह भी दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं तो महीपति शाह के समय कभी भी कुमाऊं से आक्रमण नहीं हुए, जबकि महीपति शाह जबरदस्त आक्रमण करने लगा हुआ था। तो अंत तो महीपति शाह भले ही युद्ध में मारे गए इनके हाथों, लेकिन इनके समय बहुत ही अच्छे संबंध बने रहे। तो इस तरह से आपको ये याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि नारायण सिंह नेगी का संबंध किससे है? नारायण सिंह नेगी पूछा है, खेल से है, पर्यावरण से है, समाज सेवा या विज्ञान से है? इनमें से आपको बताना है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से आप नारायण सिंह नेगी जी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन हमारे पास। 21वां क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको ज्यादा समय बिल्कुल नहीं दूंगा, परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है कि किस कार्तिकीपुर राजा ने समस्त गढ़वाल और कुमाऊं का एकीकरण किया था? ऑप्शन है आपके पास ईष्टगण, बसंत देव, भूदेव, निम्बर देव। इनमें से आपको जवाब बताना है ना। कार्तिकीपुर राजवंश की बात चल रही है और आपको पता ही है कि कार्तिकीपुर राजवंश 3 परिवारों में पढ़ा जाता है अलग अलग। उनमें से आपको बताना है कि जिसने पहली बार समस्त उत्तराखंड यानी कि गढ़वाल कुमाऊं का एकीकरण किया। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे होंगे ईष्टगण के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 22वां क्वेश्चन, भूना नर्सरी आपसे पूछा है। यहां पर जोड़ दीजिए इस पर शब्द पर, भूना नर्सरी किस जनपद में स्थित है? हालांकि अब वर्तमान में नहीं है, अंग्रेजों के समय इसे विकसित किया गया था। तो आपको बताना है कि जो भूना नर्सरी है ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो सिंपल सा है, जो ऑप्शन ए में जा रहे हैं यानी कि चमोली जनपद में, वो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 22वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता है। कहीं आप लोग इतनी स्पीड के साथ बता रहे हैं कि सर पता ही नहीं चल रहा, आप इतनी स्पीड में चल रहे हैं और हम भी इतनी स्पीड के साथ जवाब दे रहे हैं। लाइक कर दीजिए, इसलिए आपको रोक रहा हूँ। प्लस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यार। वीडियो को शेयर आप बिना बोले ही करना चाहिए, हमें रोज बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आगे बढ़िए, अगले इसमें आप समझ गए भूना नर्सरी चमोली जनपद में है। 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वां क्वेश्चन है हमारे पास कि मारकोट और गोलचौड़ा का किला ये किस जनपद में स्थित है? मारकोट और गोलचौड़ा का किला, ये वही किला है गोलचौड़ा का जो राजा गोरिल के द्वारा बनाया माना जाता है। और आपको ऑप्शन में दिए हैं चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, और इनमें से आपको इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, तो इसमें आपको यूपीटीआर बार बार पूछा है, इसलिए आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे, यानी कि चंपावत में हमारे कौन कौन से हैं, यानी कि मारकोट और गोलाचौड़ का किला चंपावत में है। आगे बढ़िए 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको ज्यादा समय बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और सिंपल सा है, परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किस देश की तर्ज पर आपदा मंत्रालय का गठन उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है? मतलब आपदाओं से निपटने के लिए हम लोगों ने किस देश के तर्ज पर आपदा मंत्रालय का जो है गठन किया है या उसके बचाव हेतु जो है उसका वो लिया है। तो ऑप्शन देखो, ब्राजील है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, और इनमें से आप लोगों को जवाब मुझे पूर्ण भरोसा है सबके सही आ रहे होंगे और ऑप्शन सी के साथ आप सब लोग जा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जा रहे होंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़िए 25वें क्वेश्चन की ओर और 25वां क्वेश्चन है कि राज्य के तृतीय राज्यपाल कौन है? भाई राज्यपाल तो आपको जितने हैं हमारे पास इस समय सारे के सारे याद होने चाहिए और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। देखो मैं रोज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के 1 या 2 क्वेश्चन दे देता हूं और उससे आपका ही काम अच्छा होता है। इसमें भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड के जो जितने अभी तक राज्यपाल बने हैं उन सभी राज्यपाल को क्रम से अपने मैसेज करके दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप ढूंढेंगे, जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग जाकर ढूंढिए और क्रम उनका देखिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। तो आपको हमेशा के लिए हमारे राज्यपाल याद हो जाएंगे, वो भी क्रम के साथ। आप एक बार ऐसा करके देखिए जिन क्वेश्चन को मैं देता हूं। ऑप्शन देखिए, मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, बीएल जोशी या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राज्य के तृतीय राज्यपाल कौन थे। तो जो जा रहे हैं ऑप्शन सी के साथ, बीएल के साथ, ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। तीसरे राज्यपाल मार्गरेट अल्वा हमारे पास, चौथी राज्यपाल अजीज कुरैशी हमारे पास दोस्तों,
राज्यपाल थे। तो आपको ये इतना याद होना चाहिए। बाकी मैंने होमवर्क आपको ये काम दिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कुछ लोग करते हैं काम, उनको वो खुद समझ रहे होंगे कि कितना लाभ मिलता है। जो लोग नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में, सोचते हैं कि बस काम निकल गया अब चलता हूं, आप ऐसा प्रयास कीजिएगा, वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता है कि हाल ही में इंदिरा हृदयेश जी की मृत्यु हुई है, समझ गए आप, है ना, हाल ही में इनकी हुई है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन रहा है। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी की, अगर आपको पता होगा, इसी वर्ष उनका भी देहांत हुआ है, इनका भी देहांत हो गया। तो इनसे जो है क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, थोड़ा इनके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर दिया है कि 15 जून, 14 जून, 16 जून, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग दे रहे होंगे, जो नहीं दे रहे होंगे वो अच्छे से देख लीजिएगा। इनमें से दोस्तों इसका कोई भी नहीं है, मैंने जानबूझकर ये दिया है क्योंकि 13 जून इसका राइट आंसर है। 13 जून 2021 को इनका देहांत हुआ था। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 27वां क्वेश्चन की राज्यों में पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोग पंचायती चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास कितनी आय होनी चाहिए हमारे उत्तराखंड राज्य में, तो आपको उसका जवाब देना है। और इस क्वेश्चन में तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भैया आप लोग जो है कूदते हैं चुनाव में, राजनीति में, तो आपको पता होना चाहिए 18, 21, 35 या फिर 25 साल। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास 21 वर्ष होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग जो है इस तरह के यानी कि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला है 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पूछ रहा है कि दंपत्ति चित्र में मोलाराम ने किस शासक और उनकी पत्नी का चित्रण किया है। एक उन्होंने चित्र बनाया है दंपत्ति, यानी कि इनकी वाइफ का भी बनाया है, रानी का बनाया है और राजा का बनाया है। तो कौन है, प्रद्युमन शाह है, नरेंद्र शाह है, सुदर्शन शाह है, या फिर आपका यहाँ पर महीपति शाह है। इनमें से थोड़ा सा कॉमन सेंस जो लगाएगा वो आसानी से इसका जवाब दे सकता है। तो ऑप्शन जो ए में जा रहे होंगे राजा प्रद्युमन शाह, वो बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि भाई मोलाराम देखना है कि मोलाराम किन किन शासकों के समय रहा, तो सिंपल सी बात जाहिर से उनके बारे में बना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन शाह जी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 29वां क्वेश्चन है, और 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बुढ़िया ताल नृत्य, यहां पर जोड़ दीजिए, इसमें बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति में किया जाता है। ऑप्शन है जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति आपसे पूछ रहा है। अगला आपसे यहां पर है भोटिया, बोक्सा, थारू, जौनसारी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए। जौनसारी जनजाति में ये बुढ़िया ताल नृत्य दोस्तों किया जाता है। तो बुढ़िया ताल नृत्य जौनसारी जनजाति का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां क्वेश्चन, मशकबीन मूल तो किस देश का वाद्य यंत्र है। इसमें आप लोग सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि इस पर मुझे समझाने की बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मशकबीन ये किस देश का वाद्य यंत्र है। और दोस्तों इसमें मैं सीधा आपको उत्तर बता रहा हूं, ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग देखते भी होंगे मशकबीन जो है हमारे जो है जवान भी बजाते रहते हैं। तो ये स्कॉटलैंड का जो है वाद्य यंत्र है। आगे बढ़िए अगले उसमें, अगला है हमारे पास 31वां क्वेश्चन, नौरंगी बीमार है। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहां पर थोड़ा सा जो है आप लोग जोड़ दीजिए। नौरंगी बीमार है, ये एक कहानी संग्रह है, और इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। नौरंगी बीमार है, ऑप्शन देख लीजिए, शेखर जोशी है, राजेश जोशी है, शैलेश मटियानी या फिर पातीराम। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल दमदार है। नौरंगी बीमार है, इस कहानी संग्रह के रचनाकार कौन से हैं। जो जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ, यानी कि शेखर जोशी के साथ, वो बिल्कुल क्या जा रहे होंगे, गलत या सही, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे भाई, समझ गए आप। तो शेखर जोशी इसका याद रखिएगा, नौरंगी बीमार है का। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सुमेलित करना है। सुमेलित आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए में देखिए कि देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी है। अगला देखिए मशरूम गर्ल्स दिव्या रावत जी है। नेक्स्ट मौलिक पंडित नैन सिंह जी है। अगला देखिए गोरा ब्राह्मण रेम जी है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और उम्मीद करता हूं इसका आप लोग बिल्कुल सही जा रहे होंगे। इसका आप लोग क्या जा रहे होंगे, इसका आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी, यानी कि गोरा ब्राह्मण। और आप कह रहे होंगे नहीं जी गोरा ब्राह्मण रेम जी नहीं है। गोरा ब्राह्मण कौन है, यानी कि गोरा ब्राह्मण हमारे जिम कॉर्बेट जी है। तो याद रखिएगा, गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट जी को कहते हैं। बाकी सारे के सारे सही है। महावीर त्यागी चौक भी है देहरादून में, अगर आप लोगों ने देखा होगा। 33वां क्वेश्चन देखो, 33वां क्वेश्चन, और 33वां क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ, आसन बैराज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आगामी परीक्षाओं में कहीं भी बन सकता है। आसन बैराज रामसर श्रेणी में शामिल होने वाला देश का कौन सा स्थान रामसर क्षेत्र, मतलब जो आसन वाला है ना, आसन आप सभी को पता है कि देहरादून वाले में है, और अगर आप विकास नगर जाओगे देहरादून से तो आपको ये आसन रामसर क्षेत्र वहां पर दिखाई देगा। लेकिन आपको बताना है कि देश का कौन सा है, 37वां, 38वां, 33वां या फिर पहला बना है। समझ रहे आप। अगर आप लोगों को पता होगा कि ये जो रामसर श्रेणी है ना, या फिर जो रामसर साइड है,
रामसर साइट एक समझौता था और ये 1971 का है, 1971 के आसपास, और ये जगह है ईरान में, रामसर में। तो वहां पर हुआ था और इन्होंने डिसाइड किया था कि जो इस तरह की जो आर्द्र भूमियां होगी पूरी दुनिया में उसको संरक्षित करने का ये काम करेगी, उसे रामसर साइट में शामिल करेगी। तो ऐसे में भारत में 37 हो चुकी हैं और 38वां दोस्तों हमारा जो उत्तराखंड का है और पहला है उत्तराखंड का। अभी तक उत्तराखंड का कोई भी इसमें शामिल नहीं। जैसे उत्तराखंड हम पढ़ते कि जैव विविधता हमारे 7 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 7 है, नेशनल पार्क 6 है, इसी तरह से अब हमारे पास एक रामसर साइट भी हो गया। कौन सा हो गया है? तो ये आसन बैराज हो गया। ये आसन बैराज वही है दोस्तों जो 1967 में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इस बैराज को स्थापित किया गया था और ये यमुना नदी पर जो एक नहर निकाली गई है, शक्ति नहर, उस पर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी, आपको पता होना चाहिए 2004 में यहाँ पर जो है 5 में जो है यहाँ पर आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया था, जो देश का पहला संरक्षित क्षेत्र भी था। तो इसी को दोस्तों अब आगे चलते हुए पहला उत्तराखंड का रामसर साइट यानी कि भारत का 38वां घोषित किया गया है। लगभग ये जो है 21 जुलाई को 2020 को इसे इस सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़िए 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिए कि यमुना नदी की लंबाई उत्तराखंड में, सिर्फ उत्तराखंड में पूछी गई है कि यमुना नदी की लंबाई उत्तराखंड में कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन देखिए 136, 148, 156 या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन में देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, स्पीड आपके पास होनी चाहिए। जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। फटाफट से काम करना है, जल्द से जल्द आपको उत्तर देने हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो है सबसे आगे अपने जवाब को देने का प्रयास करें। तो फटाफट रफ्तार के साथ अपने जवाब देते रहिए। जबरा क्लास में तो भाई जबरदस्त प्रदर्शन आपका होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है कि देवधारी किस जनजाति की भाषा है। देवघारी किस जनजाति की भाषा है और ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं थारू, जौनसारी, बोक्सा, जार। इनमें से आपको इसका सही जवाब देना है। आपसे पूछा है कि देवघारी किस जनजाति की भाषा है और दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी के साथ जा रहे होंगे जौनसारी, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। अगर आप जौनसार जनजाति को देखेंगे तो जौनसार जो क्षेत्र है वो 3 भागों में विभाजित है भाषा के आधार पर। कौन कौन से में है तो आपको याद रखना है देवघार, इसके अलावा बावर, इसके अलावा जौनसार। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये 3 भागों में जौनसार क्षेत्र विभाजित है। जो आप जौनसार जनजाति पढ़ते हैं इनमें से देवघार में देवघारी भाषा बोली जाती है। आपको जो ये टॉन्स नदी दिखाई देती है, टॉन्स नदी के दाएं तट पर तो देवघार फैला है, टॉन्स नदी के बाएं तट पर पे हमारा बावर क्षेत्र है, बाकी टॉन्स नदी के दक्षिण में चक्राता वाले क्षेत्र में ये जौनसार वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर देवघारी, बावरी और जौनसारी भाषा बोली जाती है। तो जौनसार में ही देवघारी भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखिए। 36वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं के रस्म रिवाज, ये जो पुस्तक है, याद रखो कुमाऊं के रस्म रिवाज, ये पुस्तक किसकी है? कुमाऊं के रस्म रिवाज। ऑप्शन देखो हेमा उमियाल, रामदत्त त्रिपाठी, वल्लभ डोभाल, हेमंत कुकरेती जी। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे दीजिए इसका, यानी कि कुमाऊं के रस्म रिवाज। कुमाऊं के रस्म रिवाज दिमाग में गूंजनी चाहिए। कुमाऊं के रस्म रिवाज ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, हेमा उनियाल है, रामदत्त तिवारी है, वल्लभ डोभाल है, हेमंत कुकरेती। जो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि रामदत्त तिवारी जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन इंतजार कर रहा है और 37वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी समय नहीं लेना है। क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पहले भी पढ़ लिया होगा, यानी कि ग्वारिख्या गुफा पर बात हो रही है। ग्वारिख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, सुयाल नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, यमुना नदी। और मुझे पूर्ण भरोसा है इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं कर रहा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी के तट पर हमारी ग्वारिख्या गुफा है, चमोली जनपद में। बाकी जो सुयाल है ये दोस्तों अल्मोड़ा में बहती है, लाखोडियार सुयाल नदी के तट पर है। आगे बढ़िए 38वां क्वेश्चन दर्रे से पूछा है भाई। दर्रे लीजिए, दर्रा आ गया है, दर्रा 38वां आ गया है। खगिया सुमना दर्रा किसे जोड़ता है? खगिया सुमना दर्रा या खगिया चुमना भी इसको बोलते हैं, है ना। खगिया चुमना दर्रा किसको जोड़ता है? आपको सामने ऑप्शन है, चमोली से तिब्बत को जोड़ेगा, या फिर उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ेगा, या पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ेगा, या फिर चमोली से पिथौरागढ़ को जोड़ेगा। जल्द से जल्द अपने जवाब देते रहिएगा। और जो लोग जा रहे होंगे कहां पर, ऑप्शन डी में जा रहे होंगे, वो बिल्कुल गलत जा रहे होंगे। जो यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन सी में, यानी कि पिथौरागढ़ टू तिब्बत, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ से जब आप तिब्बत जाएंगे तो उसके बीच है। और पिथौरागढ़ तिब्बत बहुत सारे दर्रे हैं दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा खगिया सुमना पिथौरागढ़ टू तिब्बत। और ये हमारा 39वां क्वेश्चन। हम उत्तराखंड के अब आखिरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपका जोश ठंडा ना हो पाए दोस्तों, अपने जोश और जुनून को बनाए रखें।
आगामी परीक्षाओं के लिए मैं खुद आपको बता रहा हूं, हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन एग्जाम होंगे उस दिन आपसे हमसे रूबरू जरूर होइएगा। ये जो हमारी पूरी सेशन चल रही है, लगभग हमारी ये जबरा क्लास तीसरी चल रही है, पूरे 100 नंबर की लाते हैं, पूरा उसी पैटर्न पर लाने का प्रयास करते हैं। कभी अपना पेपर भी खोल कर देखिएगा और हमारे इस पेपर को भी देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि नहीं, वास्तव में पेपर जो है बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किया जा रहा है और क्वेश्चन भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दिमाग में, पेपर कभी भी इतना कठिन नहीं बनता है जितना बनाया जा रहा है, जितना यहाँ पर हवा बनाई जाती है। उत्तराखंड में अगर आप कहीं पर भी फेसबुक में या इधर जाओगे उधर जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे जिनके ना सर होते हैं ना पैर होते हैं। आपको वहाँ पर नहीं उलझना है, आप हमेशा पेपर देखिए, लगातार सारे पेपर देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अजीब सा ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होते हैं 3, 4, 5 क्वेश्चन हर पेपर में एक अलग बन रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज के लिए बहुत ही अलग पढ़कर जाओगे। वहां सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप अगर परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, तो परीक्षा वाणी से ही आप कितने सारे पेपर फोकस कर लेंगे, प्रश्न कर लेंगे। इसके अलावा अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे, अजय रावत अच्छे से फोकस करेंगे। आप लोग कहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ूं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, नहीं भागना आपको। परीक्षा वाणी को जरा अच्छे से पढ़ लीजिए, परीक्षा वाणी के अलावा अजय रावत को अच्छे से पढ़ लीजिए, 1-2 जो है सांस्कृतिक किताबें दे दीजिए, अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा अच्छा पढ़ लीजिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ो, पेपर पैटर्न देखो कैसे प्रश्न बन रहे हैं हर पार्ट से, तो आपको महसूस हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं जो बिल्कुल अजीब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको भटकना नहीं है, सही दिशा में जाना है। तो आपको बताना है कि टिहरी गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त कब और किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए में देखो 1823 सुदर्शन शाह, 1815 सुदर्शन शाह, 1835 नरेंद्र शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त किसने। तो दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 1823 तिथि थी और सुदर्शन शाह उस समय टिहरी रियासत के राजा थे, तो इस तिथि को ये हुआ था। इसका भी आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन देखिए, छावनियां पूछी हैं और मैंने आपसे एक छावनी कल भी पूछ ली थी, देहरादून छावनी मैंने आपसे कल ही पूछ ली है, लेकिन आज मैंने आपको दिया है कि निम्न में से इन छावनियों में से संबंधित असंगत छांटना, एक गलत है। जैसे ऑप्शन ए देखो, रानीखेत छावनी 1871 की है। अगला देखो लैंसडाउन 1887 की है। चक्राता छावनी 1876 दिया है। अगला देखो रुड़की छावनी 1853। इनमें से एक गलत छावनी है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देते रहे। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 20 क्वेश्चन हिंदी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको दिल से कर रहे होंगे तो मैं वादा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, आप एक पैटर्न भी सीख जाएंगे हमारे साथ करते हुए। इसमें जो दोस्तों जा रहे हैं ऑप्शन सी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये गलत है क्योंकि 1866 में जो है चक्राता छावनी को स्थापित किया गया था, बाकी सारे के सारे सही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीधा पहुंच गए हैं यानी कि सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न वाले पार्ट में। देखिए किस तरह से कवर हो रहे हैं। 20 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे जैसे आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। पहले शुरुआत में 20 हिंदी के आपने कर लिया, आपने अपना मूल्यांकन देख लिया कि कैसा चल रहा है। भाई जिन लोगों को लग रहा मेरे हिंदी में अच्छे आ रहे हैं, और एक दूसरी चीज बता दूं, जो हमारा ये पेपर रहता है दोस्तों, हमारा पेपर का लेवल भी उस पेपर के लेवल से थोड़ा कठिन होता है, जो सच्ची बात है। इसमें आपको ये नहीं हताश होना कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पेपर में, इन पेपरों में लगभग 100 में से अगर आप 60 और 70 के बीच ला रहे हैं, 60-70 के बीच, तो बहुत ही अच्छे नंबर ला रहे हैं। आप ये मानकर चले कि आपकी तैयारी फिर एग्जाम के पर्पज से आप लगभग 70 से 80 के बीच की तैयारी आपकी। अगर आप लोगों के जो है लगभग 40 से नीचे इस पेपर में आ रहे हैं, तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है ना। आपको हताश नहीं होना है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें 50 से 60 या फिर 60 से 70 के बीच, 50 से 70 के बीच की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे। तो चलिए सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न देख लेते हैं। और इसमें पहला प्रश्न हमारे पास दोस्तों, हाजी मौला ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया था। हाजी मौला, अगर आप लोगों ने इतिहास को अच्छे से दोस्तों पढ़ा होगा तो हाजी मौला का जो ये विद्रोह है, ये किस सुल्तान, हाजी मौला का जो विद्रोह है किस सुल्तान के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। इनमें से आपको जवाब देना है। जो जा रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन ए के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा, सिकंदर सानी। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है कि सिकंदर सानी किसकी उपाधि थी या किसके द्वारा ये उपाधि ली गई थी। बलबन के द्वारा, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था।
कनिष्क थे, कुषाण राजवंश के महान शासक रहे कनिष्क यहाँ पर। तो कनिष्क का आपको राजवैद बताना है कि कौन रहे, चरक रहे, जीवक रहे, अश्वघोष रहे, या फिर इनमें से ये कोई भी नहीं थे। अगर आप लोगों को पता होगा तो जो चरक है दोस्तों ये कनिष्क के राजवैद रहे, समझ गए आप। अश्वघोष भी इनके समय थे लेकिन कनिष्क इनके प्रसिद्ध राजवैद रहे। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने, यानी कि गुज्जर प्रतिहार शासकों में ये उपाधि दोस्तों पेपर में पूछी जाती है, आदि वराह पूछी जाती है कि आदि वराह किसकी उपाधि थी, है ना, गुज्जर प्रतिहार शासकों में। वत्सराज की थी, नागभट्ट द्वितीय की थी, महिर भोज की थी, या नागभट्ट प्रथम जी की थी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इन सिंपल क्वेश्चनों में आपको इतना ज्यादा टाइम लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आसान क्वेश्चन पूछे, बहुत बार आए हुए। जो लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी के साथ, महिर भोज के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारा। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, हिटलर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? हिटलर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? ऑप्शन माई कैंप, माई जर्नी, माई एक्सपीरियंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यानी कि माई कैंप, मेरा संघर्ष, ये पुस्तक है हिटलर की, और ये इन्होंने अपनी आत्मकथा इसमें लिखी थी। तो आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास छठा क्वेश्चन है, और छठा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में, या इटली का जो एकीकरण है इसका जनक किसे माना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, जिन्होंने इतिहास थोड़ा सा पढ़ा है यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऊपर से उठा कर दे रहा हूं, अंदर नहीं जा रहा हूं। यहां पर देखो, जोसेफ मेजिनी, बिस्मार्क, हिटलर या फिर जेसवेट जी, किसके द्वारा या किसे जो है इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन है यानी कि मेजिनी दोस्तों, इन्हें इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। बाकी हिटलर जर्मन के हैं, बिस्मार्क भी जर्मन के हैं। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम ये कब पारित किया गया है? उत्तराखंड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया है? 2002, 2005, 2001, 2009। तो जो लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए की तरफ जा रहे होंगे वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे, यानी कि भारत में जैव विविधता जो अधिनियम है ये 2002 में दोस्तों पारित किया गया है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्यूराइल द्वीप विवाद। जो क्यूराइल द्वीप विवाद है ये लगातार हमेशा बना रहता है दोस्तों, क्यूराइल वाला द्वीप, और विवादों में हमेशा बना रहता है दो देशों के बीच। बताना है कि किन दो देशों के मध्य विवाद है? ब्रिटेन जापान है, ब्रिटेन अर्जेंटीना है, जापान रूस है, या फिर रूस अमेरिका के बीच है। तो सिंपल क्वेश्चन से फटाफट से जवाब दीजिए। जो ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। जापान और रूस के बीच दोस्तों ये क्यूराइल का द्वीप विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये स्थित है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, फटाफट से ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। इनमें से जो लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमारा ये हिमाचल प्रदेश में है। और हमारा दोस्तों अब ये जीएस में मेरा तो है आखिरी क्वेश्चन, यानी कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? इसके बाद आपके बीच आने वाले हैं सुभाष सर। तो अलमाटी बांध आपको बताना है कि ये किस नदी पर बना है। नदियां यहाँ पर है कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी, दामोदर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। अलमाटी बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी बांध को जो है लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है। और कर्नाटक में, इतना भी बता दिया आप लोगों को, इसका दोस्तों राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर हमारा अलमाटी बांध बना हुआ है। मेरा तो दोस्तों आपसे अब विदा लेने का समय हो गया है। आप बने रहिए, एनर्जी के साथ बने रहिए, आराम से चाय बनाइए, चाय पीने के साथ बैठे रहिए, और जोश और जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक सुभाष सर आते हैं बस आपसे एक विनती है यार, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना तो हमारे लिए आपका बनता है भाई, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके आते हैं यार, तो थोड़ा सा आप लोग इतना हमारे लिए भी संघर्ष किया करो। तो चलिए दोस्तों, अब आपके बीच सुभाष सर आगे के जो जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आ रहे हैं, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, दोबारा स्वागत है आप सभी का यूट्यूब लाइव पर। दोस्तों देखते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया था? दोस्तों आर्टिकल 356 आप सभी को पता है क्या है, राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन क्या है दोस्तों? आर्टिकल 356 है। और इसका प्रयोग दोस्तों आपको पूछा गया है कि पहली बार कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में, पेप्सू में, कोचीन त्रावणकोर में, या बिहार में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है पेप्सू। दोस्तों पंजाब का ही पुराना नाम है, पंजाब को पहले दोस्तों
पेप्सू कहा जाता था। पेप्सू का दोस्तों फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स। दोस्तों पेप्सू पहले पंजाब का ही पुराना नाम था और यहाँ पर ही दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1951 के आसपास। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है। दोस्तों आपको ये बताना है इनमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा में से कौन सा संसद का भाग नहीं है। संसद का पार्ट, यदि संसद की परिभाषा की बात करें तो आर्टिकल 79 के अंदर दोस्तों संसद की परिभाषा दी है और ये बोला गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनेगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। दोस्तों उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता और राज्यसभा का सभापति होता है पदेन, लेकिन दोस्तों वो हमारी संसद का मेंबर भी नहीं होता। भाग तो नहीं है लेकिन वो किसी भी संसद के सदन का सदस्य भी नहीं होता, केवल दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर कार्य करता है। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, शिमला समझौते में हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन लोग थे। दोस्तों शिमला समझौता 1971 में जब भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उसके बाद भारत ने क्या किया था, उनकी आर्मी को दोस्तों बहुत बंधक बना लिया था लगभग 90,000 के आसपास। तो उसके बाद दोस्तों शिमला समझौता हुआ था शिमला में और उसमें भारत और पाकिस्तान से प्रतिनिधि शामिल हुए। तो दोस्तों आपको बताना है वो कौन कौन से थे। तो जिनका भी देखिए इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी बेनजीर अली भुट्टो, इंदिरा गांधी सादत अली खान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इस समझौते में भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से दोस्तों जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे और ये समझौता हुआ था दोस्तों 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को, कहीं पे आपको 3 जुलाई 1972 भी मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार की डेट मिल रही हैं। तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय में आपको 2 जुलाई 72 मिलता है, एनसीईआरटी में आपको 3 जुलाई 1972 मिलता है, मैं देख चुका हूं। तो दोस्तों इनमें 2 ही डेट आपको मिलेंगे, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाना कि इसमें कौन सा उत्तर सही हो सकता है। वैसे भी ये 2 और 3 जुलाई की दोस्तों रात को हुआ था, तो इस डेट को आप लोग क्लियर कर लें। अगला देखिए भाग 4 का क में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। दोस्तों भाग 4 का क आप सभी को पता है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और भाग 4 क कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों उस टाइम में जब ये 76 में जोड़ा गया था तो इसके अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी और 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों बाद में जोड़ा गया। तो आपको ये बताना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, 86वें, 88वें, 84वें या 89वें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से दोस्तों ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इस मौलिक कर्तव्य का संबंध दोस्तों किससे है, शिक्षा से है। ये उनके गार्जियन को बोला गया है कि बच्चों को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दिलवाने का क्या करें, वो उनकी ड्यूटी होगी। अगला देखिए अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा पर कौन सा मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ये बताना है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल या आर्टिकल 352 की उद्घोषणा होती है, वैसे ही दोस्तों कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। निलंबित का मतलब है कुछ टाइम के लिए समाप्त हो जाता है जब तक 352 की उद्घोषणा प्रभाव में रहती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19। दोस्तों आर्टिकल 352 की जैसे ही घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वैसे ही दोस्तों आर्टिकल 300 ये हमारा 19 जो है मौलिक अधिकार वाला स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों हमारे आर्टिकल 358 के अंदर। 358 में क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रपति 352 की घोषणा करेंगे वैसे ही अनुच्छेद दोस्तों हमारा 19 क्या होगा, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। और जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति अन्य उद्घोषणा के माध्यम से क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 359 में लिखा गया है। तो अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए आर्टिकल 359 की मदद ली जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और अगला देखिए बुल्स आई और मार्क्स मैनशिप शब्दावलियां किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक मूवी भी बन चुकी है बुल्स आई से, आपने देखा होगा सांड की आंख। सांड की आंख दोस्तों एक मूवी बनी थी, आप सभी को पता होगा, आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी है। और मार्क्समैनशिप शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, शूटिंग, टेबल टेनिस या
हमारा बैडमिंटन। दोस्तों जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है शूटिंग, उनका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है बुल्स आई। और दोस्तों ये जो हमारा शब्द है ये हमारा शूटिंग से संबंधित है या निशानेबाजी से संबंधित शब्दावली है। अगला देखिए दोस्तों, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है। दोस्तों मिल्खा सिंह आप सभी को पता है, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, उनका दोस्तों कल निधन हो गया है। कल दोस्तों हमारी तारीख कितनी थी, 18 जून 2021। दोस्तों 18 जून 2021 को हमारे मिल्खा सिंह का दोस्तों, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, जिनके ऊपर दोस्तों मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। तो दोस्तों उनका कल निधन हो गया है। और ये बहुत बड़े दोस्तों हमारे एथलीट थे भारत के, बहुत बड़ी शख्सियत थी भारत की। तो दोस्तों उनका कल निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि दोस्तों उनकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। द रेस ऑफ माई लाइफ, द पेस एंड रेस। और ऑप्शन डी है दोस्तों माई विनिंग्स ऑफ लाइफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है द रेस ऑफ माई लाइफ। दोस्तों ये उनकी क्या है, आत्मकथा है। तो दोस्तों उनको हमको श्रद्धांजलि भी देनी है। तो बहुत बड़े व्यक्तित्व का दोस्तों एक हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है, बहुत बड़ी शख्सियत थी भारत की। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किस राज्य से है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना दोस्तों बहुत ही फेमस है, ये करंट से संबंधित आपका क्वेश्चन है। इस योजना की शुरुआत दोस्तों किसने की है, उत्तराखंड राज्य ने की है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों, इस योजना के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, जो कोविड-19 की वजह से दोस्तों जिन हमारे जो बच्चे हैं, जिनके माता पिता गुजर गए हैं, या जिनमें से दोस्तों जिनके माता या पिता कोई मुख्य कमाने वाले व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों उनका क्या है, उनके परिवार के उनका पालन पोषण के लिए, और उनको दोस्तों एक प्रकार का स्किल रोजगार परक शिक्षा देने के लिए, और दोस्तों उनको वित्तीय सहायता देने के लिए उत्तराखंड के दोस्तों जो हमारा समाज कल्याण विभाग है, उसके द्वारा दोस्तों ये योजना हमारी चलाई जाएगी। और इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या कितनी है, आप सभी को पता होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत के अंदर अभी राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, 7 है। अब वो कौन कौन से हैं, ये आपका काम है कि आपको देखना है कि वो कौन कौन से हैं। बीजेपी उसमें शामिल है, बसपा उसमें शामिल है, कांग्रेस उसमें शामिल है, सीपीआई उसमें शामिल है, सीपीआईएम उसमें शामिल है, तृणमूल कांग्रेस उसमें शामिल है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी दोस्तों उसमें शामिल है। तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें। तो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या दोस्तों कितनी है, हमारी 7 है। अब देखिए, सरकारी नीतियों में लगातार प्रयुक्त JAM का विस्तारित रूप क्या है, जनधन अकाउंट मोबाइल, जनधन आधार मोबाइल, जेस्ट अकाउंट मोबाइल, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही फेमस ये चीज है। कई बार ये दोस्तों हमारी योजनाओं में या सरकार के बजट में या सरकार की दोस्तों हमारी जो नीति होती है, राजकोषीय नीति या सरकार का जो राजपत्र होता है, उसमें काफ़ी फेमस ये शब्दावली है JAM। तो दोस्तों इसका अर्थ बताइए, इसका क्या होगा, इसका विस्तारित रूप क्या है। तो हमारा ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जनधन आधार मोबाइल। दोस्तों जनधन आधार मोबाइल को ही JAM कहा जाता है। और सरकार का लक्ष्य क्या है कि सरकार का लक्ष्य क्या है, सभी लोगों का आधार बनवाना, उनको जनधन अकाउंट से जोड़ना, और दोस्तों उनको मोबाइल में क्या वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। तो इन तीनों का दोस्तों जोड़, तीनों का ही एक प्रकार का जोड़ दोस्तों, जनधन का, जनधन बैंक खाते का, आधार का और मोबाइल का, दोस्तों इसे ही कहा जाता है JAM। और दोस्तों ये JAM आज की समय बहुत एक बड़ी आवश्यकता बन गया है, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, शासन में पारदर्शिता आएगी। जो दोस्तों बीच में रुपए खा जाते थे लोग, तो वो भी कम होगा, सीधे अकाउंट में पैसा आएंगे और लाभार्थी बिल्कुल सही प्रकार से सही लाभार्थियों को चीजें मिल पाएंगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या था, जनधन आधार मोबाइल। अगला देखिए 21वां क्वेश्चन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की टैगलाइन के साथ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों आप सभी को पता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, स्वच्छ ईंधन से है। इसके अंदर दोस्तों जो हमारे जो जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, उसके अंदर दोस्तों जिसमें जो भी लोग आते हैं उन लोगों को दोस्तों क्या दिया जाएगा, हमारा एक गैस सिलेंडर, एक कनेक्शन दिया जाएगा। और जिससे दोस्तों क्या होगा, हमारे स्वच्छ ईंधन की परंपरा बढ़ेगी, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग होगा और हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और पर्यावरण भी सही रहेगा। तो उसी टैगलाइन के साथ में दोस्तों, बेहतर जीवन की टैगलाइन के साथ में उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों वो डेट है ऑप्शन ए 1 मई 2016, बलिया उत्तर प्रदेश से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अंदर दोस्तों 8 करोड़
लोगों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था उस टाइम में। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों की वर्तमान में संख्या कितनी है। दोस्तों WTO से संबंधित क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में और भारत इसका दोस्तों संस्थापक सदस्य था। तो आपको ये बताना है कि वर्तमान में इसमें मेंबर कितने हैं। तो वर्तमान में दोस्तों इनके मेंबर कितने हैं। ऑप्शन सी 164 दोस्तों जिसका भी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये यूरोप के इतिहास की। दोस्तों उसके बाद नेपोलियन की विजय के बाद, नेपोलियन की हार के बाद, दोस्तों जब नेपोलियन का अंत हुआ था उसके बाद जो विजेता देश थे उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और दोस्तों इसका जो मुख्य संचालक था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था और इसका मुख्य संचालक दोस्तों कौन था, मेटरनिक था। मेटरनिक आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। उसने ही दोस्तों ये मीटिंग बुलाई थी और ये एक प्रकार की कांग्रेस हुई थी और ये कांग्रेस हुई थी दोस्तों 1815 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस का संबंध किससे है, यूरोप में है। यूरोप में भी दोस्तों नेपोलियन की हार के बाद ये कांग्रेस बुलाई गई थी और बुलाई किसने थी, मेटरनिक ने बुलाई थी। और कहां पे बुलाई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पे, वियना पे। अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसने दिया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसने दिया था, देखिए मुलायम सिंह यादव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, हमारा ऑप्शन बी है, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जब इंदिरा गांधी के खिलाफ दोस्तों भारत में आंदोलन हो रहे थे 1974-75 के आसपास दोस्तों, उसके बाद इमरजेंसी भी लगी थी, आप सभी को पता है। तो उसी दौरान दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने इस प्रकार का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, हमारा जयप्रकाश नारायण। अगला देखिए, पेटा क्या है। पेटा दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा, पेटा या दोस्तों इसको पीटा भी कहा जाता है, PETA। इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो दोस्तों पेटा का ये फुल फॉर्म है, PETA। अब आपको बताना है दोस्तों कि पीटा क्या है। पीटा सबसे पहले दोस्तों एक NGO है, एक प्रकार का गैर सरकारी संगठन है और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों USA के अंदर। और USA में भी दोस्तों एक जगह है वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये है क्या चीज, देखिए मानवाधिकारों का प्रमुख संगठन, पशु अधिकार संरक्षण संबंधी संस्था, खेल एजेंसी या विश्व व्यापार विनियमन करने वाली संस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है, पशु अधिकार संरक्षण संबंधी संस्था। तो दोस्तों ये क्या करती है, ये पशुओं के अधिकार या एनिमल राइट के लिए कार्य करती है। और दोस्तों अभी ये संस्था चर्चा में भी थी, अमूल और इसको लेकर थोड़ा विवाद हो गया था दोस्तों, वैगन वाली संकल्पना को लेकर। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है तो GDP में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में क्या परिवर्तन आता है। दोस्तों आपको ये पूछा गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता है या उसमें ग्रोथ होती है तो जो हमारा जो तृतीय सेक्टर होता है, हमारा जो सेवा क्षेत्र होता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, वो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा, उसकी हिस्सेदारी क्या होगी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होने लगेगी लगातार और उसमें आश्रित जनसंख्या भी दोस्तों लगातार कम होगी। उद्योग क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा भी कैसे दोस्तों, तकनीकी आधार पर बढ़ेगा। वहां पर तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा, AI का प्रयोग होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। और दोस्तों हमारा जो सेवा क्षेत्र है वो बढ़ेगा क्योंकि सर्विस सेक्टर की बढ़ोतरी होगी, दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगी, आतिथ्य भाव बढ़ेगा। तो हमारा सेवा क्षेत्र दोस्तों लगातार बढ़ेगा अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ में। अगला देखिए, पंचायती राज से संबंधित भाग 9 का संबंध है। दोस्तों संविधान का जो भाग 9 है इसका संबंध है पंचायती राज से। आपको ये बताना है कि पंचायती राज में जो हमारे भाग 9 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक लेकर है। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 343 ओ तक, 343 से 343 आई,
243 से 243Z तक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही है। 243 से लेकर 243O तक दोस्तों हमारा भाग 9 है और भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायती राज से है, ये आप सभी को पता ही है। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष युगल एकल के विजेता कौन बने हैं? दोस्तों ये अभी हुई है, ये ओपन अभी खेला गया है, लेटेस्ट की घटना है ये। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने दोस्तों फ्रेंच ओपन जीता है 2021 का। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन, डक डक गो क्या है? दोस्तों आपको बताना है डक डक गो। डक डक गो ये दोस्तों क्या चीज है? ये सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वायरस है या न्यूज वेबसाइट है? तो दोस्तों इसमें जिसका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। जिस प्रकार से गूगल और दोस्तों याहू है, इसी प्रकार से एक प्रकार का ये सर्च इंजन है। अगला देखिए 30वां क्वेश्चन, उच्च शोध परियोजना अभिकरण किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों इसकी इंग्लिश की बात करें, इसका हम इंग्लिश में विस्तार देखें तो इसे कहा जाता है दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी दोस्तों, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसी का हिंदी में नाम क्या है? उच्च शोध परियोजना अभिकरण। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि जो ये परियोजना अभिकरण है ये किसके विकास के लिए उत्तरदायी था? वेबसाइट्स के लिए, इंटरनेट के लिए, ईमेल के लिए या कीबोर्ड के लिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, इंटरनेट के लिए ये उत्तरदायी था। दोस्तों इसे शॉर्ट में कहा जाता है ARPANET। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ARPANET दोस्तों इसका संबंध किससे है? इंटरनेट के विकास से है। ये ARPANET दोस्तों अमेरिका का जो हमारा रक्षा विभाग था अमेरिका का, उसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों ARPANET, और बाद में दोस्तों यही एक मील का पत्थर बना इंटरनेट के विकास के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? यदि हमको दोस्तों इंटरनेट के अंदर यदि हम वेब पेज खोलते हैं, उसको आपको रिलोड करना है तो उसके लिए किस बटन का प्रयोग करेंगे? रीडू का, कंट्रोल का, रिफ्रेश का या अंडू का? तो दोस्तों जिसका भी ऑप्शन सी है, आंसर कमेंट सी आ रहा है, उनका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा वेब पेज को। अगला देखिए, एजेंडा 21 को कहां पेश किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एजेंडा 21। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों पर्यावरण से या पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों 21 सूत्रीय 21 पॉइंट वाला एक एजेंडा दोस्तों को साइन किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि वो कहां पर पेश किया गया था या उस पर कहां पर हस्ताक्षर किए गए थे? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, दोहा सम्मेलन में या डरबन सम्मेलन 2002 में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में दोस्तों इसको पेश किया गया था और वहीं पर दोस्तों इस पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। इसमें 21 पॉइंट थे पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसी कारण से दोस्तों इसे कहा जाता है एजेंडा 21। और पृथ्वी सम्मेलन 1992 को दोस्तों क्या कहा जाता है? अर्थ समिट भी कहा जाता है। अगला देखिए 33वां क्वेश्चन, कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता? पीरियड दोस्तों डॉट प्रकार ऐसा होता है, डॉट जैसा, एट साइन आपको पता है, एट द रेट, स्पेस का मतलब आप सभी को पता है, स्पेस का मतलब है आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, और अंडरस्कोर दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, ए के नीचे इस प्रकार से अंडरस्कोर ये होता है। तो दोस्तों कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो हमारा ऑप्शन सी नहीं हो सकता दोस्तों। ईमेल पते के अंदर स्पेस का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 34वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम का भाग नहीं है? MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल या ऑप्शन डी है दोस्तों आपका वर्ड पैड। तो आपको दोस्तों बताना है कि जो MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इसके अंदर दोस्तों कौन सा प्रोग्राम शामिल नहीं होता है? MS वर्ड नहीं होता, पावरपॉइंट नहीं होता, एक्सेस नहीं होता या वर्ड पैड नहीं होता है? तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ड पैड दोस्तों MS ऑफिस प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं होता है। MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेस के अलावा दोस्तों एक क्या है? MS एक्सेल आप सभी को पता ही होगा, बहुत फेमस प्रोग्राम है ये। तो दोस्तों ये हमारे MS ऑफिस के अंदर आते हैं। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन, एक दर्पण में घड़ी। दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसकी लीजिएगा आप
और इनको दोस्तों आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए 35वां क्वेश्चन, देखिए एक दर्पण में घड़ी 3:35 का समय दिखाती है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? 8:25। आप दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में नोएडा को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में दोस्तों इंडिया को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन, सुमन 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, वह हमेशा शुक्रवार को फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, शनिवार इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शनिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज में दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ब्लैंक ढूंढना है कि यहां पर क्या होगा। यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 184। अगला देखिए दोस्तों, ये दर्पण वाला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि जो ये ऊपर वाली आकृति आपको दिख रही है, यदि आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा? तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 34, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 100 के 100 क्वेश्चन पूरे। बहुत एनर्जी लग जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लाइक जरूर करें, इसको लाइक आप करते नहीं हैं। आपको कई बार बोला गया है लेकिन आप लाइक बिल्कुल करेंगे नहीं। शेयर तो आपने ठान ही लिया कि हम शेयर तो बिल्कुल करेंगे नहीं। तो दोस्तों हम जो ये पैटर्न, इस पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आते हैं, ये आपको बहुत मदद करेंगे और हो सकता है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिल जाएँ। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी हल्के में न लें, इनको बार बार रिवाइज करें और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें दोस्तों इनको भी आप रिवाइज करने की कोशिश करें। बाकी दोस्तों इस प्रकार की क्लास के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, कब? अगले शनिवार को जबरा क्लास के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।